उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। अगर आप बैठ जाएँगे कि पढ़ लेंगे, तो देखिए फिर उससे काम चलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? अगर अच्छे नंबर लाना है, तो इसको पढ़िए, मेहनत करते रहिए, तभी आप कुछ कर पाएँगे। चलिए, किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये है आपका ट्रिपल ईएम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल का 5वां चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो प्लास्टिक क्या होती है? तो बच्चों, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपना आकार बदल सकता है। कुछ पदार्थ यानी कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो तभी प्रयोग में केवल तभी आकार उनका दिया जाता है जब वो ताज़ी बनती, यानी अभी बनी और उसको आकार में हमने ढाल दिया। बात समझ में आ रही है? तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम ढाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जा रहा है कि थर्मोसेटिंग जो होती थर्मोसेट प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर नरम हो जाती है और कठोर करने पे ठंडा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इस तरह के प्लास्टिक का प्रयोग 3D प्रिंटिंग में किया जाता है। आगे देखिए, अधिकांश प्लास्टिक मानव निर्मित होते हैं, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया आमतौर पर काफ़ी क्या होती है, जटिल, बहुत कठिन होती है। अधिकांश पदार्थ जिन्हें प्लास्टिक कहा जाता है ये पॉलीमर होते हैं। प्लास्टिक किसी भी सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक जैविक बहुलक होता है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चों? ये होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आइए देखते हैं कि थर्मोप्लास्ट क्या होता है। यह एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो बहुलक रेजिन से बनता है। ये क्या होता है, गर्म करने पर तो मुलायम हो जाता है और ठंडा करने में क्या होता है, कठोर हो जाता है। इन पदार्थों को आसानी से हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जब थर्मोप्लास्ट को गर्म किया जाता है तो उनके भौतिक गुण में क्या हो जाता है, परिवर्तन। भाई भौतिक गुण कैसा होगा? भाई उसका शेप चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा। ये क्या है, इसका भौतिक गुण तो है। चलिए, फिजिकल गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, एक यौगिक होता है जो पोलिमराइजेशन के दौरान जब उत्प्रेरक या तापमान वृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। यानी ऐसे मतलब ये ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको टेम्परेचर बढ़ने या उत्प्रेरक के दौरान क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, अपरिवर्तनीय रूप से, यानी कि ये अपने आप सही हो जाता है, लेकिन इसको एक बार ठंडा अगर ये हो गया तो उसको हम ना नर्म कर सकते हैं और ना ही उसके आकार में फेरबदल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बच्चों 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बेकेलाइट, एक होता है अमीनो रेजिन। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं बेकेलाइट क्या होता है। तो बच्चों, बेकेलाइट 1993 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, उनके केमिकल सोसाइटी ने, यानी अमेरिका के केमिकल एक सोसाइटी है, उसने क्या किया 1993 में बेकेलाइट को एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक रासायनिक मील का पत्थर के रूप में सम्मानित किया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि ये जो बेकेलाइट होता है ये रासायनिक मील, यानी कि जहाँ रसायन बनता है उसका क्या होता है, एक मजबूत पत्थर की तरह है, जिसे दुनिया में कभी भी तैयार किए गए पहले सिंथेटिक प्लास्टिक के रूप में महत्वपूर्ण होने के लिए मान्यता दी गई। यानी कि बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसको प्लास्टिक के निर्माण में क्या होता है, बहुत अधिक मान्यता मिली है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जो कई उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन कौन सा? तो बच्चों, ये टेलीफोन, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, गहने से लेकर सास पेन हैंडल, इस प्लास्टिक के ट्रेडमार्क अधिकारों का स्वामित्व कई देशों को दिया गया, जिसमें से एक कौन सा है, आपका जर्मन कंपनी है जिसका नाम है एजी। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं बेकेलाइट के गुण क्या होता है। तो बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के लिए ट्रेड नाम है, यानी कि एक ट्रेड है बेकेलाइट का। तो बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड इनका एक ट्रेड है। फिर यह केमिकल पॉलीऑक्सीबेंजोइल और मेथिल ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड है। यानी इसका जो केमिकल होता है, कौन कौन सा केमिकल होता है, पॉलीऑक्सीबेंजोइल और कौन कौन सा होता है, मेथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए आगे चलते हैं।
अगर बेकेलाइट की गुण की बात करते हैं तो इसका हीट रेजिस्टेंस और गैस ज्वलनशील होता है। समझ रहे हैं? इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। यानी कि ये जो बेकेलाइट होती है रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिरोधी, यानी रेजिस्टेंस इसका होता है इसमें। और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कंडक्ट, एक चीज़ बताइए, अगर ये प्रतिरोधी है, जब रेजिस्टेंस होगी तो इसमें धारा बहेगी नहीं। जब धारा बहेगी नहीं तो क्या होगा? जब धारा बहेगी ही नहीं जब धारा बहेगी ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं कि बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बच्चों कैमरे में कर सकते हैं, पाइप में कर सकते हैं, बटन में कर सकते हैं, बटन बनाने में किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक गिटार बनाने में, टेलीफोन हैंडसेट में, उपकरण आवरण में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, रेडियो में और क्लॉक बनाने में। तो यहाँ हम बेकेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं अमीनो रेजिन क्या होता है। तो अमीनो रेजिन भी क्या होता है? एक प्लास्टिक होता है जो अमीनो समूह यानी कि NH3 बेरिंग कंपाउंड और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे समझिए कि अमीनो क्या होता है? एक प्लास्टिक होता है, और अमीनो कैसे उत्पन्न होता है? अमीनो समूह द्वारा। अगर उसको कंपाउंड करके बनाया जाए या फिर फॉर्मेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया की जाए, ठीक है, अगर हम अमीनो के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनता है? अमीनो रेजिन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। दो सबसे लोकप्रिय अमीनो कौन से? यूरिया फार्मेल्डिहाइड और मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड। ये जो यूरिया फार्मेल्डिहाइड और मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड होता है बच्चों, तो ये यूरिया और फार्मेल्डिहाइड रेजिन के कच्चे पदार्थों से बनता है। किससे बनता है? यूरिया और फार्मेल्डिहाइड के कच्चे पदार्थों से उत्पादित, यानी जो बनेगा इनसे, वो उत्पादित अमीनो रेजिन का अंतिम रूप क्या होगा? प्रतिक्रिया का जो उसका तापमान, प्रतिक्रियाशील अनुपात और पॉलीमराइजेशन की डिग्री जैसे कारकों पर ये निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, और ये अन्य इनके जो कारक होते हैं विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे जैसे चिपकने वाले और बॉन्डिंग रेजिन, समझ रहे हैं, लेमिनेटिंग रेजिन यानी जिसमें लेमिनेट किया जाता है, मोल्डिंग रेजिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अमीनो रेजिन के प्रकार क्या होते हैं। तो अमीनो रेजिन कई प्रकार होते हैं बच्चों। पहला होता है यूरिया फार्मेल्डिहाइड। तो यूरिया फार्मेल्डिहाइड को रासायनिक रूप से यूरिया मेथनॉल के नाम से जाना जाता है। यूरिया फार्मेल्डिहाइड को रासायनिक रूप से यूरिया मेथनॉल के नाम से जाना जाता है। यह एक गैर पारदर्शी थर्मोसेटिंग रेजिन है और इसे यूरिया और फार्मेल्डिहाइड से गर्म किया जाता है, जो अमोनिया जैसे हल्के आधार की उपस्थिति में गर्म होता है। ऐसे समझिए, जो यूरिया फार्मेल्डिहाइड होता है वो जो यूरिया फार्मेल्डिहाइड होता है वो रासायनिक रूप से इसको किस नाम से जानते हैं? यूरिया मेथनॉल के नाम से जानते हैं। और यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक रूप रेजिन कच्चा पदार्थ होता है जिससे क्या थर्मोसेटिंग बनाई जाती है। इसे यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से गर्म किया जाता है। यानी जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो बन रहा है उसे यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से गर्म करेंगे, और किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? ये अमोनिया की उपस्थिति में। चलिए आगे देखते हैं कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के गुण देख लेते हैं। तो इसकी तन्यता सामर्थ्य क्या होती है? उच्च होती है। हीट डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन समझते हैं? शोर ऊष्मा का क्या होता है? गुण होना चाहिए। पानी की कम अवशोषण की क्षमता होती है, यानी पानी को क्या करता है? कम सोखता है। इसमें मोल्ड संकोचन का गुण होता है, यानी कि इसको मोल्ड किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। या उच्च सतह कठोरता का गुण होना चाहिए, यानी जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसमें क्या होता है? कठोरता का गुण होना चाहिए। इसे टूटने तक लंबा किया जा सकता है, यानी जब तक ये टूटता नहीं इसको खींचा जा सकता है। भाई कोई प्लास्टिक इसको इतनी मुलायम होती है कि इसको आसानी से खींचते जाओ जब तक टूट ना जाए। फिर अगला है इसकी प्रकृति में आयतन प्रतिरोधी, यानी क्या होता है? आयतन प्रतिरोधी, आयतन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक बार जिस रूप में ढल गया तो ढल गया। समझ रहे हैं? चलिए अब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक उपकरण के निर्माण में। मान लीजिए कि कोई अमीटर है, वोल्ट मीटर है, या कोई भी इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक उपकरण ही तो है सब। उसको बनाने के लिए किसी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी में नाइट्रोजन उर्वरक के सोर्स के रूप में करते हैं।
यूरिया तो आप खाद जानते हैं कि कृषि में डालते हैं ना, खेतों में, ताकि कीड़े ना पड़ें। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रकार आपका आता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है, ये रेजिन क्या होता है, मुख्य रूप से मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस लिंकर के रूप में कार्य करता है। मेलामाइन विभिन्न हेक्सा मेथाइलोन मेलामाइन, यही होता है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। पानी और सॉल्वेंट दोनों तरह की पॉलीमर सामग्री की एक विस्तृत विविधता के लिए बहुत क्रॉस लिंक एजेंट है। यानी ऐसे समझिए कि जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो पानी और सॉल्वेंट दोनों के लिए, सॉल्वेंट क्या होता है, घुलनशील, दोनों तरह की पॉलीमर के लिए क्या होता है, ये बहुत क्रॉस लिंक एजेंट की तरह काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्वेंट में घुलनशील में सुधार करने के लिए मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मोनोमेरिक रूप को अक्सर एल्कोहल जैसे, यानी एल्कोहल की उपस्थिति, मेथेनॉल और एन ब्यूटेनॉल के साथ ईथर में मिलाया जाता है। यानी कि सॉल्वेंट में जो घुलनशील है उसमें और अधिक सुधार लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किस में मिलाते हैं, एन ब्यूटेनॉल के साथ ईथर में मिलाते हैं। जब ये मिल जाता है, अम्लीकरण हो जाता है, तो ये तीन आसानी थर्मोसेटिंग बहुलक नेटवर्क बनाने के लिए, जैसे थियोल, हाइड्रोक्सी, कार्बोक्सिलिक और एमाइड समूह के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसके गुण क्या होते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसके गुण। देखिए मेलामाइन, इसके गुण क्या होते हैं। तो बच्चों मेलामाइन क्रिस्टलीय व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। मेलामाइन एक रंगहीन यौगिक होता है। मेलामाइन क्या होता है, एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है। मेलामाइन मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव पैदा करता है। जलने पर नाइट्रोजन निकलने के कारण मेलामाइन डेरिवेटिव में ज्वालामंदक गुण रखता है। मेलामाइन एक विषम कोणीय कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित होता है। आइए देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो मेलामाइन का उपयोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का उपयोग डिनर वेयर, यानी कि डिनर करने में जो कपड़े पहने जाते हैं वो, और बर्तन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। मेलामाइन का उपयोग प्लाईवुड बनाने में किया जाता है, जो प्लाई की जो लकड़ी होती है उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मेलामाइन का उपयोग सजावटी लेमिनेट, जो सजावटी जो सामान होते हैं उसको लेमिनेट करने के लिए भी किया जाता है। आगे है मेलामाइन काम एक अच्छे ध्वनि और रोधी के रूप में भी कार्य करता है। तो मेलामाइन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की क्या होती है, ध्वनि नहीं होती है। बस समझ रहे हैं। और इसका उपयोग सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। आइए एक और पड़ता है इसका प्रकार, वो होता है एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन क्या होता है, ये ऊष्मा स्थापक श्रेणी का एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है। यानी ऊष्मा स्थापक, यानी कि ऊष्मा स्थापित करने वाला एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है। या मोनोमरों से पूर्व प्रकार के सिंथेटिक रेजिन बनाए जाते हैं, जिसकी संरचना इसके सही प्रकार के प्रतिपादन और बहुसंघनन की सीमा के अनुरूप परिवर्तित होती है। यानी एपॉक्सी रेजिन एक ऐसे टाइप का रेजिन पदार्थ होता है, एक अच्छा पदार्थ होता है या प्लास्टिक होती है जो ऊष्मा की श्रेणी में आता है। ये क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं एपॉक्सी रेजिन के गुण। तो जो एपॉक्सी रेजिन को क्या कहते हैं, एपॉक्सी रेजिन को शुद्ध एपॉक्सी रेजिन, थर्मोसेट प्लास्टिक रेजिन और विनाइल एस्टर रेजिन सहित माना जा सकता है। यानी जो एपॉक्सी रेजिन होता है उसको क्या माना जा सकता है, शुद्ध एपॉक्सी रेजिन थर्मोसेट प्लास्टिक के रूप में मान सकते हैं, विनाइल एस्टर रेजिन के रूप में मान सकते हैं। हालांकि पॉलिएस्टर थर्मोसेट वास्तव में क्या होता है, एक अलग प्रजाति होती है। चलिए अगला है, शुद्ध एपॉक्सी रेजिन को आमतौर पर दो अवयवों के रूप में मिश्रित किया जाता है, जो समान रूप से या समानुपातिक रूप से अनुपात में एक पदार्थ का उत्पादन करते हैं। यानी शुद्ध एपॉक्सी रेजिन को आमतौर पर दो अवयवों के रूप में मिश्रित किया जाता है, ये दो अवयवों को मिला के, जो समान रूप से या समानुपातिक रूप से अनुपात में एक ऐसे पदार्थ का उत्पादन करते हैं जो लिटिल श्रिंकेज के साथ धीरे धीरे ठीक होता है। श्रिंकेज समझ रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे धीरे धीरे ठीक होता है। आगे
पॉलिएस्टर और विनाइल एस्टर रेजिन एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। यानी जो थर्मोसेट पॉलिएस्टर होता है और विनाइल एस्टर, इसको कैसे बनाया जाता है? एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाओं द्वारा। यानी एक्सोथर्मिक, काफ़ी टेम्परेचर सहलाने के बाद बनाया जाता है और साथ ही साथ उत्प्रेरक या मिथाइल एथिल कीटोन पेरोक्साइड के साथ मिश्रित होता है ये। चलिए आइए इसका उपयोग देख लेते हैं। तो एपॉक्सी रेजिन का प्रयोग हाई वोल्टेज पृथककारी ट्रांसफार्मर, बुशिंग की अप्लाई तथा करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज के विद्युत उपकरणों में इंसुलेशन के व्यापक स्तर पर, यानी एपॉक्सी रेजिन का उपयोग वहाँ किया जाता है, किसी मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर बुशिंग है, उसमें भी इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं। करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किस में करते हैं? इंसुलेशन के रूप में करते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए तो बच्चों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, ये 5वां चैप्टर शुरू हुआ है। 5वें चैप्टर का ये पहला खंड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि लाइक करें और शेयर करें। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, देखिए हमारा ही मनोबल बढ़, कितनी मेहनत से मैं इस वीडियो को तैयार करता हूँ ताकि आपका भला हो सके, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो इतना तो हक बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।